नमस्कार, बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। लोकसभा चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। पीएम नरेंद्र मोदी के झारखंड दौरे पर कांग्रेस ने साधारण जनता को गुमराह करने का लगाया आरोप। झारखंड के मंत्री आलमगीर के पीए संजीव और नौकर जहांगीर से ईडी ने की पूछताछ। संजीव लाल ने टेंडर कमीशन की खोली पोल। टेंडर कमीशन में की गई करोड़ों रुपए की उगाही। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे निर्दलीय प्रत्याशी। मुजफ्फरपुर से चुनावी मैदान में निर्दलीय प्रत्याशी संजय सहनी। गोपालगंज पहुंचे सारण डीआईजी विकास बबन। बलथरी चेकपोस्ट पर अधिकारियों के साथ की बैठक। अधिकारियों को दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। जमशेदपुर के जुगलसराय नगर परिषद क्षेत्र में पानी की किल्लत। लोगों को हो रही खासा परेशानी। लोगों ने नगर परिषद के सामने किया प्रदर्शन। चुनावी सभा को संबोधित करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गिरिडीह पहुंचे, जहां जिले के पेशाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कोडरमा लोकसभा से अन्नपूर्णा देवी और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से आजसू प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। साथ ही विपक्ष पर हमलावर भी नजर आए। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, आप भी सुने। वो धर्म सहती है, मेरा सहती है, लेकिन अपने परिवार में किसी को अपनी बीमारी के विषय में बताती नहीं है। कोई दूसरे में एक ही भाव रहता है। अगर परिवार में सबको बीमारी का पता चल जाएगा तो इलाज कराने का खर्चा कहां से लाएंगे? ये लोग कर्ज में डूब जाएंगे। अरे मैं 2-4 साल मुसीबत झेलूंगी तो चली जाऊंगी, लेकिन मैं बच्चों को कर्जदार नहीं बनाना चाहती। मेरे देश के हर मां का यही है, लेकिन माताएं बहनें, अब आपको दर्द छिपाना नहीं है। अब आपको पीड़ा नहीं सहनी है। दिल्ली में आपके इलाज की चिंता ये आपका कोई आपको एक भाई का खर्चा नहीं होगा। इलाज मैं करूंगा। मेरे देश भर में मेरे गरीब भाई बहनों को भाइयों बहनों, मेरे देश भर में लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव का माहौल है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां दमखम के साथ बाजीगर बनने में जुट गई हैं। सभी पार्टियां जनता के बीच अपने चुनावी मुद्दों को लेकर पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी झारखंड दौरा कर जनता से रूबरू हुए। इसके बाद से विपक्षी पार्टियों के मन में चुनाव को लेकर क्या उम्मीद है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड के गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में पहुंचकर जनता को संबोधित किया। उनके संबोधन पर कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री लगातार झारखंड का दौरा कर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। वे कितना भी जनता के बीच पहुंचे, इस बार जनता का समर्थन बीजेपी को नहीं मिलने जा रहा। इसका कारण है कि पीएम मोदी झारखंड तो आए हैं, लेकिन जनता के किए आशा पर पानी फेर दिया। जनता आशा लगाए रहती है कि पीएम मोदी जो अपने भाषण में सरनाकोड़, महंगाई जैसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन वे कभी इन सब मुद्दों पर चर्चा नहीं करते, जिससे साफ जाहिर होता है कि जनता बीजेपी को समर्थन नहीं देगी। प्रधानमंत्री के आगमन से पूरे देश में असर नहीं पड़ रहा, तो झारखंड में क्या असर पड़ेगा? लगातार वो चुनावी सभा कर रहे हैं, करें, लेकिन मुद्दे से भटक रहे हैं। प्रधानमंत्री गिरिडीह आ रहे हैं, महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें। प्रधानमंत्री यह बताएं कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हुई। प्रधानमंत्री को गिरिडीह में यह बताना चाहिए कि रेवन्ना का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट अभी तक कैंसिल क्यों नहीं हुआ। तो प्रधानमंत्री फिर गिरिडीह आएंगे, धर्म की राजनीति करेंगे, मंदिर, मस्जिद, अल्पसंख्यक,
मंगलसूत्र, मीट, मछली की बात करेंगे, लेकिन इस राज्य के युवाओं के भविष्य को हम कैसे संभालेंगे, इसकी बात प्रधानमंत्री नहीं करेंगे। महंगाई से आज लोग पूरी तरह निजात पाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री इसकी बात नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री यह बात करें गिरिडीह में कि अडानी और अंबानी से उन्होंने कैसा डील किया, कितना पैसा उन्होंने आज तक टेम्पो से लिया, यह बात प्रधानमंत्री नहीं करेंगे। तो कितना झूठ राज्य की जनता बर्दाश्त करेगी, नकार देगी प्रधानमंत्री। वहीं इस पर बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पीएम मोदी को झारखंड में जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। इस बार पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार सरना कोड के मुद्दे को अनैतिकता के आधार पर बात करती है, जिससे कांग्रेस जनता के बीच रहकर वोट बैंक की राजनीति करना चाहती है। बेशर्मी की भी एक हद होती है। सरना धर्म कोड पर कांग्रेस को बताना चाहिए कि 11 फरवरी 2014 को इनके तत्कालीन आदिवासी कल्याण मंत्री किशोर चंद्र देव ने क्यों कहा था कि सरना कोड अनप्रैक्टिकल है, अव्यवहारिक है। लिखित जवाब दिया था साहब अपने पत्र में सुदर्शन भगत ने, जब इस कोड को लागू करने की मांग की थी। और जहां तक महंगाई की बात है तो आप दिखा लें, रिजर्व बैंक के आंकड़े देख लें और जो महंगाई का इंडेक्स है वो देख लें। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 43 करोड़ युवाओं को हमने रोजगार दिया है मुद्रा लोन के जरिए, और महंगाई के आंकड़ों को देखें तो यूपीए के शासनकाल में एवरेज 8.2% महंगाई रही थी, और जो इनका अंतिम शासनकाल था उसमें तो 10% से ज्यादा थी, और हमारे 10 वर्षों के कार्यकाल में ये कंसिस्टेंटली 5% के आसपास रही है। तो कुछ आंकड़े कहते हैं ना, कभी झूठ नहीं बोलते, तो कुछ आंकड़ों को भी देख लें कांग्रेसी। खैर, चुनाव के समय आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहता है, लेकिन जनता को सब पता होता है कि वो किसे अपनी सरकार चुने जिससे देश का विकास हो। जनता ने अपना मन बना के रख लिया है कि इस देश का मुखिया किसे बनाना है। आने वाले समय में पता चलेगा कि इस देश का रखवाला आखिर कौन रहेगा। साधना प्लस न्यूज के लिए सहयोगी संजय पांडे के साथ आशीष प्रसाद की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। सब तैयार है? तैयार हम। लेकिन रमेश और सुनीता कहाँ गए? सुनीता तो खाना बना रही है और रमेश पौधों में पानी दे रहा है। क्यों? क्या उन्हें नहीं मालूम कि आज सबको एक साथ यहाँ इकट्ठा होने के लिए कहा गया था? पर दादाजी, मुझे मालूम है कि रमेश और सुनीता यहाँ काम करते हैं, लेकिन उनके बिना ये परिवार अधूरा है। अब जाके हुआ ये परिवार पूरा। चलिए अब इधर देखिए। ठहरिए, आज मतदान दिवस है। फैमिली फोटो यहाँ नहीं, बूथ पर होगा। सर, मैंने भी वोट दिया है। तो फिर आप भी आके शामिल हो जाइए हमारे फैमिली में, क्योंकि इस बार हम लोगों ने किया है सपरिवार फैमिली वोटिंग। हाँ डैड, हाँ बस निकल रही हूँ। ओके निकल रही हूँ, अदरवाइज मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ओके बाय बाय। भैया थोड़ा जल्दी करिए ना, मेरा बस खुलने वाला है। आइए चाचा, आइए बैठिए। लगता है बहुत जरूरी काम है। हाँ बेटा, काम तो वाकई जरूरी है, बस समय से पहुंच जाए। चिंता मत करिए चाचा, इस बार अपने झारखंड में दिन भर मतदान, सुबह 7 से 5 बजे शाम। हम सब भी वहीं जा रहे हैं। अच्छा, चाहे कहीं भी करते हो काम, शहर या 7 समंदर पार, आ जाओ करने वोट, यही है लोकतंत्र की पुकार।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। इसी बीच मुजफ्फरपुर से खड़े निर्दलीय प्रत्याशी संजय सहनी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुने। 6-7 ब्लॉक का दौरा कर रहा हूँ, रोज 6-7 ब्लॉक का दौरा कर रहा हूँ। चारों तरफ मैं देख रहा हूँ बड़ी संख्या में माता बहन का समर्थन मिल रहा है मुझे, युवाओं का समर्थन मिल रहा है मुझे, बड़े बुजुर्गों का समर्थन मिल रहा है मुझे। तो यहाँ मुजफ्फरपुर में इस बार निर्दलीय जीतेगा और 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ेगा काम करके दिखाएंगे हम। हमारे लिए चुनौती बड़ा नहीं है, चुनौती उनके लिए हो गया है। मेरे लिए तो कुछ चुनौती नहीं है, चुनौती तो बीजेपी और कांग्रेस वालों की हुई है, क्योंकि वो करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं ना, तो चुनौती तो उनकी है। मैं तो 25 रुपए में चुनाव लड़ रहा हूँ। मैंने अपना 25 रुपए लगाया, हर घर से मेरे लिए चंदा आया, बोचहा के लोग हमारे लिए चंदा भेजा, कुडनी के लोग हमारे लिए चंदा भेजा, हर ब्लॉक के लोग हमारे लिए चंदा भेज के चुनाव लड़ा रहे हैं। तो मेरा चुनौती तो कुछ नहीं है, उनका चुनौती है। सारण डीआईजी विकास बर्मन गोपालगंज पहुंचे, जहां उन्होंने कुचायकोट थाना क्षेत्र के NH 27 बलथरी चेकपोस्ट पर अधिकारियों के साथ बैठक की। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह हाई अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में सारण पहुंचे डीआईजी विकास बर्मन दलबल ने अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें तमाम दिशा निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात, सदर SDPO प्रांजल और कुचायकोट थाना अध्यक्ष सुनील कुमार के साथ पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी और पदाधिकारी मौजूद रहे। नजदीक है और इसके देखते हुए डीआईजी सर सारण के द्वारा आज कुचायकोट चेकपोस्ट का निरीक्षण किया गया है और इसके रिगार्डिंग कई निर्देश दिए गए हैं और हम लोग सारे निर्देशों का पालन करने के लिए थानाध्यक्ष और संबंधित SDPO को निर्देश। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के PS संजीव लाल और उनके घरेलू नौकर जहांगीर आलम ने ईडी की पूछताछ में कई अहम खुलासे किए हैं। संजीव लाल ने सरकारी विभाग में होने वाले टेंडर कमीशन की पोल खोल कर रख दी है। टेंडर कमीशन में करोड़ों रुपए की उगाही की गई है, जिसका निवेश राज्य के अंदर और बाहर तक किया गया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। ग्रामीण विकास कार्य विभाग के पूर्व चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम से शुरू हुए टेंडर घोटाले की कहानी का नया पन्ना संजीव लाल और उसकी टीम है। वीरेंद्र राम ने टेंडर कमीशन के जरिए करीब 125 करोड़ रुपए की संपत्ति जमा की थी। वीरेंद्र राम की गिरफ्तार होने के बाद ही ये तय हो गया था कि टेंडर घोटाले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, इसमें और कई बड़े चेहरे बेनकाब होंगे। दरअसल ग्रामीण विकास विभाग में निकलने वाले हर टेंडर का कमीशन तय रहता था। जिस किसी ठेकेदार को टेंडर हासिल करना होता था, वो टेंडर की रकम का एक निश्चित कट मनी संजीव, वीरेंद्र राम और उनके अन्य सहयोगियों के पास जमा करवा देता था। हालांकि इस मामले में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार के इशारे में ईडी की टीम काम कर रही है। इसी पर बीजेपी ने ये भी कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी के नेता के प्रति किसी प्रकार का संदेह लगता है तो कांग्रेस अवश्य जांच करवा सकती है। हम कानून का सम्मान करते हैं। कानून ने ईडी ने नोटिस किया, ईडी दफ्तर में जाकर के मंत्री जी जवाब देने का काम करेंगे, क्योंकि सारे लोग जानते हैं कि उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा, लेकिन फिर भी इसलिए नोटिस किया गया कि वो कांग्रेस के मंत्री हैं। चिन्मयानंद को नोटिस नहीं हुआ, रेवन्ना को नोटिस नहीं हुआ, अजीत पवार को नोटिस नहीं हुआ, नारायण राणे को नोटिस नहीं हुआ, असम के मुख्यमंत्री को नोटिस नहीं है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में है। तो जिनके ऊपर प्रधानमंत्री स्वयं भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं और जब वो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो जाता है तो उसको मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का पद देकर नवाज दिया जाता है। तो राज्य की जनता गंभीर है, संजीदा है, देश की जनता संजीदा है, हर बातों को समझती है। झारखंड में इस सरकार के कार्यकाल में वो सारी चीजें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। एक कांग्रेस के सांसद के यहाँ 351 करोड़ रुपया मिलता है और कांग्रेसी कहते साहब कच्चे का व्यापार है तो कच्चे का पैसा मिल गया तो कौन सी बड़ी बात हुई।
अब एक मंत्री जी के सहायक के नौकर के यहाँ से 35 करोड़ रुपया मिलता है और अभी भी छापेमारी जो इनपुट्स मिल रहे हैं उसके आधार पर जारी है और कहीं भी छापा पड़ रहा है तो करोड़ रुपए से कम की रिकवरी नहीं हो रही। तो पूरी की पूरी झारखंड सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है और हमारा मानना है कि जैसे जैसे जांच बढ़ेगी इसके जद में बहुत सारे बड़े लोग भी आते जाएंगे और आज आलमगीर आलम से पूछताछ हो रही है, सब होनी भी चाहिए, क्यों नहीं होगी? आखिर उन्हीं के निजी सचिव के नौकर के यहाँ से पैसा बरामद हुआ तो शक की सुइयां तो प्रथम दृष्टया आलमगीर आलम पर ही जाती है। किसी नेता पर शक है कि उन्होंने भ्रष्ट आचरण किया तो किसने उनको रोका है? ईडी में कंप्लेन करें, सीबीआई में कंप्लेन करें या आप हाईकोर्ट चले जाएं, पीआईएल करें। ये ना बहाने हैं इनके। और नरेंद्र मोदी जी ने तो 11 घंटे तक एसआईटी का सामना किया था जिस समय कांग्रेस की यूपीए सरकार थी। हमने तो कभी नहीं कहा बीजेपी और कांग्रेस की बात। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी ने भी राम जन्मभूमि केस में सीबीआई का सामना किया था, तब तो हमने कभी नहीं कहा कांग्रेस भाजपा। ये लोग पता है इनको कि सारे भ्रष्टाचारी इन्हीं के कुनबे में है और कहते हैं ना कयामत की रात आ गई। शायद आलमगीर आलम साहब के लिए भी मुश्किल भरा क्षण आ गया। बहरहाल झारखंड में कई मंत्री और अधिकारी ईडी की रडार पर हैं। अभी मंत्री आलमगीर आलम के पीएस और उनके नौकर से मिले करोड़ों के कैश पर टेंडर कमीशन की पोल खुली है। वहीं विपक्ष लगातार इसको लेकर बीजेपी पर भी हमलावर है। साधना प्लस न्यूज के लिए सहयोगी संजय पांडे के साथ आशीष प्रसाद की रिपोर्ट। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। सब तैयार है? तैयार हम। लेकिन रमेश और सुनीता कहाँ गए? सुनीता तो खाना बना रही है और रमेश पौधों में पानी दे रहा है। क्यों? क्या उन्हें नहीं मालूम कि आज सबको एक साथ यहाँ इकट्ठा होने के लिए कहा गया था? पर दादाजी, मुझे मालूम है कि रमेश और सुनीता यहाँ काम करते हैं, लेकिन उनके बिना ये परिवार अधूरा है। अब जाके हुआ ये परिवार पूरा। चलिए अब इधर देखिए। ठहरिए, आज मतदान दिवस है। फैमिली फोटो यहाँ नहीं, बूथ पर होगा। सर मैंने भी वोट दिया है। तो फिर आप भी आके शामिल हो जाइए हमारे फैमिली में, क्योंकि इस बार हम लोगों ने किया है सब परिवार फैमिली वोटिंग। हाँ डैड, हाँ बस निकल रही हूँ। ओके निकल रही हूँ, अदरवाइज मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ओके बाय बाय। भैया थोड़ा जल्दी करिए ना, मेरा बस खुलने वाला है। आइए चाचा, आइए बैठिए। लगता है बहुत जरूरी काम है। हाँ बेटा, काम तो वाकई जरूरी है, बस समय से पहुँच जाए। चिंता मत करिए चाचा, इस बार अपने झारखंड में दिन भर मतदान, सुबह 7 से 5 बजे शाम। हम सब भी वहीं जा रहे हैं। अच्छा, चाहे कहीं भी करते हो काम, शहर या 7 समंदर पार, आ जाओ करने वोट, यही है लोकतंत्र की पुकार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जमशेदपुर के जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र के लोगों को इन दिनों पेयजल की समस्या से जूझना पड़ रहा है। स्थिति दिन प्रतिदिन विकराल होती जा रही है। इसे लेकर स्थानीय लोगों ने जुगसलाई नगर परिषद के सामने प्रदर्शन करते हुए समस्या के समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बीते 2 महीने से जमशेदपुर के जुगसलाई साफरीगंज मोहल्ले में सप्लाई पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है। बंद करो। विगत 2 महीने से सफीगंज मोहल्ला में जलापूर्ति बाधित है। विभाग के द्वारा अनेकों जगह गड्ढे कोड़कर मतलब लीपा पोती किया गया, अब तक
जांच में पता नहीं चल पाया कि क्या गलती है, किसकी वजह से जलापूर्ति नहीं हो पा रही है। आनंद फानंद में विभाग अपने आप को बचाते हुए छपरिया मोहल्ला काली मंदिर के पास जो लगभग 400 घरों को डाउन पांडा मोहल्ला की ओर पानी आपूर्ति होती है, वहाँ एक बाल्ब लगा दिया गया। पूरे जुगसलाई को, जो सफीगंज मोहल्ला में पेयजल आपूर्ति बाधित है, पूरे जुगसलाई को पेयजल सुचारू रूप से मिले, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन को बात। समाज सेविका हेमा घोष ने प्रेस वार्ता कर खुद के ऊपर घर तोड़वाने के आरोप का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि लोको कॉलोनी में रेलवे के द्वारा संजीव गुहा के घर को तोड़ दिया गया है, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। साल 2021 से केस चल रहा था, जिसके बाद उसे रेलवे ने तोड़ दिया। हेमा घोष ने आगे कहा कि संजीव गुहा और उनके घर के अन्य सदस्य मुझे बदनाम करने के लिए अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। दरअसल रेलवे की जमीन पर पिछले कई सालों से संजीव गुहा अवैध कब्जा कर झोपड़ी नुमा आवास बनाकर टेंट का कारोबार करता था, जिसे रेलवे ने तोड़ दिया। महापहाड़ी टेंट का पिछले शनिवार दोपहर को एविक्शन हुआ। उनका यहाँ पर झोपड़ी घर बना हुआ था, तो रेलवे ने एविक्शन किया है। जो एविक्शन 2021 किसी का ज्वाइंट पिटीशन के दौरान रेलवे चक्रधरपुर न्यायालय से संपन्न हुई थी, उसका ऑर्डर के दौरान एविक्शन हुई है। तो लेकिन ये गुहा ब्रदर्स लोगों ने आरोप लगा रहा है कि ये झोपड़ी तोड़ाने का काम मैं की, और काम करने का कारण है कि वो मेरे को पैसा उधारी दिया था। ये सुनने से हंसी लग रहा है, कोई बात नहीं, कोई भी किसी को फालतू का बात बोल सकता है। मैं समाज सोशल मीडिया के माध्यम से सबको सूचना देने चाह रही हूँ, उसके साथ मेरा कोई 5 पैसा वाला उधारी वाला बात नहीं था, नहीं रहेगा भी भविष्य। औरंगाबाद में दलालों ने जबरन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकान की बिक्री करवा दी। इस बाबत पीड़ित ने जिला अधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। खबर औरंगाबाद नगर थाना क्षेत्र के टिकरी मोहल्ले का है, जहां दामाद विनोद चौधरी ने आरोप लगाया कि उनके ससुर प्रदीप चौधरी की दलालों ने प्रधानमंत्री आवास समेत जमीन की बिक्री करवा दी। इसे लेकर जिला पदाधिकारी से मामले की जांच की मांग की है। औरंगाबाद ससुराली में रहते थे। मेरा पत्नी का देहांत हो गया 2020 में, तभी हम अपना सास ससुर की सेवा टहल करते थे, और इसी किसी के बहकावे मानकर वो जमीन को बिक्री कर दिए, और वो इंदिरा आवास उस पर आमंत्रित किया गया है। और हम एसपी के भी आवेदन दिए, कोई सुनवाई नहीं हुआ। थाना में भी कई बार आवेदन दिए, कोई सुनवाई नहीं हुआ। बराबर मारपीट करते रहते थे। इसके लिए हम कुछ दिन के लिए यहाँ से पूरा सामान घर में छोड़कर चल गए थे, और हमारा ताला तोड़कर पूरा जमीन और घर को तोड़ दिया और सामान मेरा फेंक दिया सर। तो क्या उस जमीन पर इंदिरा आवास बना हुआ है? जी, आधा में बना हुआ है। जो बना हुआ है वो कुछ गैर मंजूर हुआ भी है, कुछ खास भी है। उसमें इंदिरा आवास बना हुआ है, तो उसको भी बेच दिए हैं? जी, उसको भी बेच दिए। आपके ससुर के और भी लड़का उड़का भी है? नहीं, कोई लड़का नहीं, मात्र एक पुत्री थी जो मेरी पत्नी। सिलाव थाना क्षेत्र इलाके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा एक मजदूर की पिटाई करते देखा जा रहा है। इस संबंध में जब सिलाव थाना अध्यक्ष से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि सिलाव थाना की गाड़ी में कुछ खराबी आ गई थी, जिसे दुरुस्त करने के लिए सीमा गांव के पास गैरेज में दिया गया था, लेकिन गैरेज मिस्त्री के द्वारा गाड़ी को ठीक करने के लिए समय मांग रहा था। इस बीच पुलिसकर्मी गैरेज पहुंचे, जहां पुलिसकर्मियों और मजदूर के बीच कहासुनी हो गई। कहासुनी के बाद पुलिसकर्मियों ने मजदूर की पिटाई कर दी। सीबीएसई 10th का रिजल्ट 2024 में पतरातू डीएवी पब्लिक स्कूल की टॉपर छात्रा सेजल चौरसिया को स्कूल के प्राचार्य मनीष कुमार सिन्हा ने सम्मानित किया। सेजल चौरसिया ने बोर्ड के परीक्षा में 95.4% अंक प्राप्त कर अपने स्कूल में टॉप किया है। सेजल चौरसिया ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी कड़ी मेहनत, अपने माता पिता के आशीर्वाद और स्कूल के शिक्षकों के सही मार्गदर्शन को दिया। वहीं स्कूल के प्राचार्य मनीष कुमार सिन्हा ने सेजल सहित सभी सफल विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। शिक्षकों को, उनके मार्गदर्शन को, अपने माता पिता का सहयोग को और अपनी कड़ी मेहनत को देना चाहूँगी। तैयारी कैसे किया? मैं स्कूल की सारी चीजें को पूरी करती थी, घर जाके पढ़ती थे रोज 4 घंटे, और लास्ट में एग्जाम आते आते 8-9 घंटे रोज की पढ़ाई करते थे।
स्कूल के शिक्षक के द्वारा कैसा प्रोवाइड किया जाता था मटेरियल्स? हमारे स्कूल के शिक्षक बहुत ही अच्छे हैं, वो सब कुछ बिल्कुल सही से हमें प्रोवाइड कराते हैं और कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। सीबीएसई के द्वारा पहले कक्षा 12वीं और थोड़ी देर के उपरांत कक्षा 10वीं की परीक्षा परिणाम जारी किया गया। मेरे विद्यालय से कक्षा 10वीं और 12वीं के 70% विद्यार्थियों ने सफलता प्राप्त किया। मेरे विद्यालय में वाणिज्य और विज्ञान दोनों की संकायें कक्षा 12 में चलती हैं, जिसमें विद्यार्थियों ने 100% सफलता प्राप्त की। कक्षा 10th में मेरे विद्यालय की सेजल कुमारी चौरसिया ने 95.4% मार्क्स लाकर पूरे पतरातू शहर में अपना नाम और विद्यालय का नाम रोशन किया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।